नमस्कार। विधानसभा चुनाव अभी चरम पर है और हम हर कोई जो है वोट देने के लिए उत्सुक तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना, इलेक्शन के पहले उसका जवाब जानना सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है। वो कुछ सवाल है कि हम जिन्हें चुनकर लाना चाहते हैं हमारे लिए वो कौन है, उनका इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या है और वो हमारे लिए एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक कैंडिडेट है पश्चिम नागपुर से, हम उन्हें जानते हैं कई सालों से, उनका कार्य भी हमने देखा है, लेकिन कार्य अभी तक समाज सेवा का था और अब ये समाज सेवा जो है वो पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसके साथ साथ हमारी सेवा में आने का एक नया दौर शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपने गेस किया है, जो नाम वो बिल्कुल सही है। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र जिचकार जी की। आइए उनसे बात करते हैं। उनका चुनाव चिन्ह बैट है और हम सब क्रिकेट फैंस हैं, तो हमने देखा है क्रिकेट में बल्ला बहुत कुछ बोलता है। अब नरेंद्र जी का बल्ला क्या बोलना चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। और चुनाव का दौर चल रहा है, बहुत आपका जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक है, लेकिन आपने वक्त निकाला, उसके लिए पहले ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर हम आपको एक समाज सेवी के तौर पर जानते हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो यंगस्टर्स का एक होता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हो जाए तो कोई अच्छी सी जॉब मैं करूँ, बहुत अच्छा सा पैसा कमाऊँ और एक स्टेबल लाइफ। लेकिन आपने इतने यंग एज में जब शुरुआत की पॉलिटिक्स की, तो क्या सोचकर आपने इस क्षेत्र को चुना? मैं नरेंद्र जिचकार, ये डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के परिवार से हूँ और बचपन से ही मैं मेरे घर में समाज सेवा और राजनीति में देख रहा हूँ। मेरे चाचा दामोदर जिचकार ये पहले जिला परिषद के सदस्य थे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के बारे में आप जानती है। विजय जिचकार जी काफ़ी साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा किया। मेरे भाई किशोर जिचकार कारपोरेटर है और मैं भी जब बचपन से ये सब जब मैं देख रहा हूँ, 2002 में मेरे भाई किशोर जिचकार जब नगर सेवक बने, हमारे क्षेत्र में मोहन नगर गड्ढे गोदाम का क्षेत्र जुड़ गया और वहीं से मेरे एक समाज सेवा की मेरी शुरुआत हुई। वहाँ की जो गरीबी, वहाँ की जो जिस तरह कठिनाई में लोग वहाँ पे रहते, तो वहीं से मैं एक समाज में काम करने के लिए मैं थोड़ा मेरा समाज सेवा शुरू हुई और जो वो एरिया में ज़रूरतें पड़ती थी, कैसे खास करके स्वास्थ्य में मैंने हेल्थ कैंप लेना शुरू किया। आज करीब 560-565 हेल्थ कैंप अभी तक मैं कर चुका हूँ और काफ़ी मैं रुग्णों को अराउंड 70,000 के ऊपर मैंने निःशुल्क चश्मे वाटप किया। 12,000 के ऊपर मैंने मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए और ये सिलसिला लगातार 2002 से शुरू है और आगे शुरू भी रहेगा। इस अपने समाज में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो बेरोजगारी, वो बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा मेरा काम है बेरोजगारी कम करने के लिए। आज मेरे जो भी व्यवसाय है उसमें 582 लड़कों को मैंने रोजगार दिया और हाल ही में 24 सितंबर को मैंने एक भव्य रोजगार मेळावा लिया जिसमें 517 लड़कों को नागपुर के आसपास की कंपनी में मैंने रोजगार दिया। तो इस तरह एक निरंतर ये मान लीजिए 2002 से अभी तक मेरी समाज सेवा चल रही है और मैं बिना पद पे रह के अगर इतने काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आध संवैधानिक पद पे अगर मैं आता हूँ तो मैं ज़्यादा अधिकार से काम कर सकता। ये हेतु मैंने राजनीति में मेरा कदम रखा और अभी आप देख रहे हैं कि एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे पश्चिम नागपुर विधानसभा में मैं मेरी उम्मीदवारी घोषित किया और मेरा ये जो प्रचार है ये बहुत चरम सीमा पे अभी पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं। और सर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, 15-20 साल से हम आपको एक समाज सेवी के तौर पर देख रहे हैं, आपका जो कार्य है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे एक मेन चीज़ जो एक प्रश्न आता है आम आदमी के दिमाग में, वो है कि जब आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिक्स को साथ में जोड़ने का क्या खास उद्देश्य आपको नहीं, मैं लगता वैसे है या बताया आपको ज़रूरत? कि जैसे कोई पद पे अगर मैं रह के अगर काम जी। कर सकूं, आज जैसे मैं हेल्थ कैंप ले रहा हूँ, हाँ।
जब मैं आमदार अगर मैं बनता हूँ तो मुझे वो हेल्थ पॉलिसी में मैं काम कर सकता हूँ, शिक्षा में मैं शिक्षा पॉलिसी पे काम कर सकता हूँ। ऐसे कुछ पॉलिसीज़ मैं एज़ ए बतौर आमदार कर सकता हूँ जिसमें बेरोज़गारी कम हो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बिना पद की भी की जाती, पर बहुतांश जो चीज़ें हैं, जो अगर अपने को बड़े मात्रा में अगर लोगों को अगर लाभ पहुँचाना है तो मेरे ख़्याल से एक संवैधानिक पद अपने साथ में रहना ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा मैं समझता हूँ। और क्योंकि मैं बचपन से इस क्षेत्र में हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक पदाधिकारी भी था। एक राजकीय षड्यंत्र के तौर मुझे इस पार्टी से निष्कासित किया और आज लोगों की अगर सेवा करना है, लोगों के अगर काम करना है, तो राजनीति पे कोई पद पे रह के ज़्यादा शक्ति से ज़्यादा अधिकार से कर सकते, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसको और बड़े पैमाने पर करने के लिए राजनीति ये एक अच्छा मतलब सपोर्ट हो सकता है उसके लिए। लेकिन अभी आपने एक बात कही षड्यंत्र की। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती हुई नज़र आ रही है अभी, जो हाल का जो दौर है उसमें। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर कौन-सी ऐसी खूबियाँ आपको लगती है कि एक कैंडिडेट में होनी चाहिए, जिसे लोग चुनकर दे सकें? ऐसी कौन-सी खूबियाँ होनी चाहिए? खूबियाँ तो काफ़ी है, बट मैं वैसे मेरे प्रचार सभा में मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि आज कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते और वो चीज़ हम परख के देखते, उसका भाव देखते। आज प्रतिनिधि हम लोग जब चुनते हैं, तो प्रतिनिधि चुनते वक्त हम ना कि उसका सिर्फ पक्ष देखें, पर वो क्या हमारे काम का है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी संगत कैसी है, उसे चाल चरित्र कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, राजनीति करने का उसका हेतु क्या है। हाँ, ये सब हम लोग देख के हमने हमारा उम्मीदवार चुनना चाहिए। और ये बात सही भी है, पिछले 10 साल में 523 आमदार ने अपनी पार्टी बदली। अब लोग जी, जो अपनी विचारधारा जिस पार्टी को मानते हैं, उसको देख के वोटिंग करते। वो उम्मीदवार जो दिया हुआ रहता पार्टी ने, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेते हुए वोटिंग करते और फिर पछताते। आज किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को देख के वोटिंग करके आपका उम्मीदवार आपको चुना के लाए। अभी हाल ही में हमने देखा कुछ कारण से वो दूसरे पार्टी में चले गए। आज बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स है कि 2 साल में कई नेताओं ने 2 बार पार्टी चेंज किया है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पार्टी ने दिया हुआ उम्मीदवार सिर्फ़ पार्टी ने दिया करके आपने उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक वो आदमी, उसकी पढ़ाई क्या है, वो काम कैसा कर सकता है, जी। वो उसका चरित्र कैसा है, उसका जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपके विज़न में ट्रांसफ़र होता है। ये सब चीज़ें देख के लोगों ने वोटिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने कहा कि 200 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी बदली है लोग। अभी आप फ़िलहाल 523। 523 हाँ, पिछले 10 साल में। 10 साल में, हाँ। और अभी आप जो है प्रचार के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नज़र आता है कि जैसे पार्टी इतनी बार बदल रहे हैं लोक प्रतिनिधि, तो किस पर विश्वास किया जाए? ऐसा कोई कन्फ्यूज़न जनता देखो में ऐसा नज़र है, आता है? लोग अभी पार्टियों से उब चुके हैं और सही मामले में अगर मैं बोलूँगा तो पार्टियाँ अभी एक्सपोज़ हो गई है। जी, क्योंकि आज राजनीति जिस तरह एक धंधा बन चुका है, आज लोग भी जान गए, लोग भी उब गए। लोग अभी इस बार आप देखिए परिवर्तन के मूड में है। आज हम लोग जब घर में बैठते तो हम ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों ने आना चाहिए या जी, एजुकेटेड लोगों ने आना चाहिए। बिल्कुल। आज सही मायने में आज कोई भी एजुकेटेड या जो उम्मीदवार है वो पार्टी ने अगर उसको टिकट दिया तो ही लड़ेगा, ये सोच के उसका कभी भी चयन होता नहीं है। क्योंकि पार्टी में उम्मीदवारी लाने के लिए बहुत से क्राइटेरियाज रहते हैं, बहुत से हर्डल्स रहते हैं। आज मैंने जो रास्ता चुना, मैं आज 1 साल में मेरे पश्चिम नागपुर क्षेत्र में 500 351 बूथ पे, 51 या 53 हुँ, 353 बूथ पे मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल में हर बूथ बूथ है ना, एक करीब 250-300 घर का, जिसमें जी, 1000 से 1200 वोट हम मानते हैं। तो इस पे संगठन मैंने मेरा खुद का खड़ा किया। जी, आज
कोई भी क्षेत्र में विधानसभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा रहना या सोचना ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए कि आपको अल्टीमेटली टीम वर्क है, आपको आपका संगठन चाहिए। पार्टीज के पास क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि उनका एक अपना संगठन रहता है। तो आज मैंने मेरे इंडिविजुअल बेस पे पूरे 1 साल में पश्चिम नागपुर में मैंने तगड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और फिर मैं एक एजुकेटेड कैंडिडेट जो सिर्फ एजुकेटेड नहीं है तो 20-22 साल में सोशल वर्क में लगा हुआ है, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करके मैं लोगों के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। और आज जिस कदर मेरे जन आशीर्वाद यात्रा में मेरे रैलीज में लोग उमड़ पड़ रहे, जिस तरह आज मेरे साथ में जिस संख्या में लोग चल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पास जितना अच्छा संगठन नहीं है उतना मेरा एक एज ए बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके मेरा एक संगठन है जिनके माध्यम से जिनके साथ से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। सर, हमारा ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब चुनाव घोषित होते हैं तो रैलियां खूब निकलती है, सब जनता से मिलने की होड़ जो लगी रहती है, लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही आपका जन आशीर्वाद यात्रा आपने ऑर्गेनाइज की, आप जनता के बीच गए, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे पार्टी से निष्कासित करने का मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो घर में बैठने का या संघर्ष करने का। तो 15 जनवरी से मैंने मेरी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। जन आशीर्वाद यात्रा ने आज सोच भी नहीं सकते कि कोई एकाध विधानसभा क्षेत्र में कोई उम्मीदवार जो लड़ना चाहता है वो घर घर में गया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे देखने में तो नहीं है। पर मैं करीब 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 पूरे ही मतदार संघ में घर घर गया, हाउस टू हाउस गया, अभी भी जा रहा हूँ। मेरी जो रैलीज रहती है वो जीप में बैठ के हाथ दिखा के नहीं जाता हूँ, मैं घर घर में जा रहा हूँ। अभी मेरी भीषणखोरी में मेरी रैली है, आप देखिए, मैं हर घर में जाता हूँ, बात करता हूँ, मेरे बारे में बताता हूँ। और आज ये संघर्ष जो मैं कर रहा हूँ, मैं यही सोच के कर रहा हूँ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे उम्मीदवार को अगर लोगों ने चुन के दिया, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा और मेरे तरह सैकड़ों युवक इस राजनीति में आएंगे जो राजनीति कुछ लोगों ने गंदी किया हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जैसे आप बता रहे कि आप घर घर जा रहे हैं, तो आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स और मतलब टेक्नोलॉजी का जिसमें ज़्यादा प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस युग में आपने घर घर जाकर लोगों से मिलना ये क्यों चुना? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे आपको अगर दिखाने के लिए आप गलत तो नहीं दिखा सकते या झूठ तो नहीं दिखा सकते। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटली आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। पर आप जो लोग जोड़ रहे हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं, आपकी जो रैली हो रही है उसमें अगर आप लोग ही नहीं है, अगर कोई रैली लेके प्रभाग में जा रहा है और उसके साथ लोग ही नहीं रहेंगे तो सोशल मीडिया में आप क्या दिखाओगे आप? सोशल मीडिया अभी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं मानता हूँ। पर जब तक ग्राउंड पे अगर आप नहीं दिखेंगे तो सोशल मीडिया में आप क्या दिखाओगे? मतलब कहीं आपका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट जो है, हाँ, वो पर्सनल टच वाला जो आता है, और पर्सनल टच जो रहता है वो आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरे पास ना कोई पार्टी है, ना मेरे कोई रैलीज में कोई नेता है। तो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा, जिसके चलते आज मैं ये लड़ाई लगभग मैं जीता हूँ। सर, हम इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं और पूरा इंडिया जो है बहुत कनेक्टेड है बैट के साथ, और अब आपका जो चुनाव चिन्ह है वो भी बैट है, तो ये बल्ला जीते ऐसी उम्मीद तो हम करते हैं, और जीतने के बाद ये बल्ला क्या बोलेगा? ये बल्ला ये बोलने जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को खास करके कि आपकी जो ये मोनोपोली है, आपकी जो मगरूरी है कि हम जो भी कैंडिडेट देंगे अगर गलत भी देंगे तो लोग चुन के देंगे, ये बल्ला ये बहुत बड़ा अभी एक छक्का मारने जा रहा है, जिसमें ये समझ में आएगा, पार्टियों को भी समझ में आएगा कि कोई भी गलत कैंडिडेट देना, जिनको खास करके हमारे पश्चिम नागपुर में दोनों कैंडिडेट आप देखिए तो क्षेत्र के बाहर के, एक कैंडिडेट जो है वो 5 बार हारा हुआ है, एक कैंडिडेट जो है दक्षिण नागपुर में जो रहता है
वो 2014 में आमदार बनने का 2019 में उनकी पार्टी ने उसको टिकट नकारा था। तो आज सही मायने में पश्चिम नागपुर के क्षेत्र पे दोनों नेशनल पार्टी ने अपने कैंडिडेट थोपे हुए हैं, जो लोग उसको नकार रहे हैं। बराबर। ये जो बल्ला है, ये एक बहुत बड़ी सीख ये पॉलिटिकल पार्टीज को देगा कि आप सोच समझ के आपने आगे से कैंडिडेट देना है। कुछ प्लान्स आपने सोचे हैं कि आप जब जीत कर आए तो सबसे हाँ, पहले कौन सी मतलब परेशानियों को दूर करना चाहेंगे? मैं मेरे जन आशीर्वाद यात्रा में घर घर जाने के बाद मैंने लोगों की समस्या समझ के मेरा वचननामा मैंने पब्लिश किया। कल मेरे जो अवस्थी नगर चौक के ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ, वहाँ पे वचननामा यानी इस क्षेत्र में आमदार बनने के बाद मैं क्या काम करूँगा, इसका पूरा लेखा जोखा मैंने उसके बारे में सब दिया हुआ है, जिसमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं कि आमदार बनने के बाद कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी लोगों की सेवा हम लोग कर सकते हैं। खास करके एक उदाहरण के तौर पे गोरेवाड़ा जो जू है वो नाम का ही इंटरनेशनल है। उसका पिछले 5 साल में कुछ भी उसमें डेवलपमेंट नहीं, कोई सुविधा नहीं। अगर वहाँ पे अगर सही मायने में अगर इंटरनेशनल जू अगर हम लोग करते, एक आमदार फॉलोअप करके सेंट्रल गवर्नमेंट से करा सकता है। वो अगर होता है तो वो क्षेत्र के 8 से 10 हज़ार युवक उनको रोजगार या स्वयं रोजगार के माध्यम से उनको उनका घर चला सकते हैं। आज वहाँ पे एक प्रशिक्षण सेंटर में सोच रहा हूँ कि वहाँ के जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, जो पुलिस भर्ती, बैंकिंग, सेना भर्ती, यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी पैसे के अभाव से नहीं कर पाते, एक मेरे तरफ से वहाँ पे एक प्रशिक्षण सेंटर रहेगा, जहाँ पे सुसज्ज लाइब्रेरी रहेंगी, वहाँ पे कोचिंग दी जाएंगी। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लड़के जो बिना फैसिलिटीज़ के वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये प्रशिक्षण सेंटर में तैयारी होगी। काफ़ी लड़के वहाँ पे यूपीएससी, एमपीएससी में पास होके ऑफिसर बन सकते। आज हर प्रभाग में एक मॉडल स्कूल की मेरी कल्पना उसमें दिया हुआ है। एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस स्टेशन, ये मैंने उसमें दिया हुआ है। आज मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में काफ़ी सक्सेस हुआ है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? पश्चिम नागपुर हर प्रभाग में 6 प्रभाग, एक प्रभाग में एक मोहल्ला क्लिनिक अगर होता है तो वहाँ पे गरीब लोगों को मेयो मेडिकल ले जाने की गरज नहीं है। वो अपने ही मोहल्ले में इलाज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, निःशुल्क हो सकता है। ऐसे काफ़ी जो अब जैसे सुरेंद्रगढ़ है, सुरेंद्रगढ़ में अभी भी लैंडस्लाइड होती है, लोगों के झोपड़े बिखर पे जाते पत्थर हैं। गिरते हैं। आज बोरगांव में जो नाला है उसको रिटेनिंग वॉल की गरज है, ताकि बारिश में पानी लोगों के घर में नहीं घुसे। काफ़ी ऐसे एक बड़े काम है जो आमदार बनने के बाद कर सकते हैं, आमदार ने करना चाहिए। आज के जो प्रतिनिधि है वो गटर नाली और पेवर ब्लॉक के ऊपर गए नहीं, जो कि नगर सेवक के काम है। 10 लाख के काम करने का और 10 बोर्ड लगाने का, पब्लिसिटी स्टंट करने का, यही आज काम हो रहा है। लोग उब गए, लोगों को जो अपेक्षित काम है वो हो नहीं रहे, और जो उनके इंटरेस्ट के नहीं रहते, जो प्रतिनिधि के इंटरेस्ट के रहते, वो काम आज हो रहे हैं। इसलिए आज जनता परिवर्तन के मूड में है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, जनता परिवर्तन के मूड में है और उनका ये जो मूड है उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप दे रहे हैं अपने कार्य के द्वारा। तो जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहे तो शॉर्ट एक क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि नरेंद्र जिचकार ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, और राजनीति ये समाज सेवा का माध्यम करके राजनीति में आया हुआ है। और इसे आप मेरा जो बैट जो चुनाव चिन्ह है जो 15वें नंबर की मशीन पे है, उसकी बटन दबा के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के दे। धन्यवाद। सर धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो है अपना पूरे खुले विचार और जो सोच समझ कर है उस वोट का इस्तेमाल करे, क्योंकि 5 साल में एक बार, लेकिन ये इतना जो पावरफुल राइट हमें दिया गया है उसका सही इस्तेमाल हो। धन्यवाद। थैंक यू।